जी विकास भाई, आप स्क्रीन शेयर कर लें अपनी। ठीक। हाँ भाई, हो रही है शेयर। जी जी, हो रही है। ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आफ्टर अ ईयर हम लोग जो है वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं। काफ़ी अरसे पहले हम लोग लास्ट ईयर ये किया करते थे प्रैक्टिस, और फिर हमने रोक दी थी। तो काफ़ी आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हम लोग दोबारा इसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर की मार्केट जो है वो टोटली चेंज हो चुकी है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, ड्यू टू जब से ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आई है। ठीक है। तो ओवर द टाइम हम लोग इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे, बट फॉर नाउ हम लोग आज यूएस डॉलर को थ्रू DXY और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस और गोल्ड की मार्केट को देखेंगे। और इस वीक हम लोग क्या अपॉर्चुनिटीज कैप्चर कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हम लोग अगर DXY के चार्ट से शुरू करें तो इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली का चार्ट होगा। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसने 95.8 से जो है बहुत अच्छी सपोर्ट ली है, बल्कि दूसरी दफा इसी सेम लेवल से ये सपोर्ट लेके जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद इसने दोबारा इस लेवल को ब्रेक किया, और इसको रीटेस्ट करने के बाद अभी ये शॉर्ट टर्म में मुझे तो बुलिश ही नजर आ रहा है DXY जो है। ऑल दो के जो फ्राइडे को NFP आई है वो काफी मिक्स ही थी, क्योंकि उसमें NFP का नंबर तो डॉलर के फेवर में नहीं था, लेकिन बाकी कुछ नंबर्स जो हैं वो कुछ न्यूट्रल्स थे, कुछ डॉलर की फेवर में थे। ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें आपको थोड़ी सी बुलिशनेस नजर भी आई है। और दूसरी चीज ये है कि NFP पे अगर बहुत बड़ी मूव ना भी आए तो मंडे को उसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाता है। तो आज रात को जब मार्केट खुलेगी तो हमें कुछ चीजें नजर आएंगी, लेकिन मैं इसको फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है। अब ये जब इस 100 के लेवल को टैप करेगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेदर अगर आपको यहाँ कोई रिजेक्शन की कैंडल मिलती है इस तरीके से तो ये इस तरह वापस आए, अदरवाइज ये ब्रेकआउट करता हुआ अगले रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है, जो कि हमें अगले हफ्ते जो भी डेटा आएंगे फंडामेंटल के उससे हमें इसका अंदाजा हो जाएगा कि भाई इसका क्या प्लान है, इसने किस तरह की मूव देनी है। ठीक हो गया। तो टेक्निकल के हिसाब से देखा जाए तो वीकली पे तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि इसको पॉसिबिलिटी है कि ये जो है अपसाइड की तरफ मूव करे। अच्छा, अगर हम डेली के चार्ट की तरफ जाते हैं तो हम थोड़ा सा और जूम इन हो गए हैं एक तरह से, क्योंकि आप जितने नीचे टाइम फ्रेम पे जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको मोर जूम्ड इन व्यू मिलेगा, और जबकि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको टॉप डाउन व्यू मिल रहा होता है। तो इसमें भी आप अगर देखें तो ये जो रेजिस्टेंस जोन आगे आ रहा है, इस जोन से ये काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है पहले भी यहाँ से। इस लेवल पे ये रिजेक्ट हुआ। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, इस जगह को इसने सपोर्ट भी बना के रखा है। ठीक है, यहाँ पर। तो इससे पता चल रहा है कि ये जोन काफी सिग्निफिकेंट है। ठीक है। क्योंकि इसने लास्ट वीक ऑलरेडी सपोर्ट से पंप कर गया, तो ज्यादा लाइक्लीहुड यही है कि ये रेजिस्टेंस की तरफ ही जाएगा। ठीक है। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस की तरफ जाता है इस तरह और यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर हम देख सकते हैं कि जो US डॉलर के अगेंस्ट पेयर हैं उनके अंदर मूव आ सकती है, जैसे यूरो USD और पाउंड USD, या इवन गोल्ड भी। गोल्ड तो आप लोग अभी हम देखेंगे भी, और दूसरा ऑलरेडी देख चुके हैं कि पिछले लास्ट वीक से काफी ज्यादा बुलिश है, और इवन उसने फर्स्ट टाइम इन दिसंबर इवन 200 प्लस का राइड दिया है। तो वी विल सी इन दिस कमिंग वीक। बाकी लेकिन ये कि शॉर्ट टर्म में मुझे फिलहाल डॉलर में थोड़ी सी बुलिशनेस नजर आ रही है। ठीक है।
अच्छा, हम इसको थोड़ा सा फंडामेंटल साइड से भी देख लेंगे, लेकिन पहले हम गोल्ड की मार्केट को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम फंडामेंटल डेटा की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप गोल्ड की मार्केट देखें तो वीकली के ऊपर आपने देखा होगा कि इसने जो दिसंबर के एंड वाला वीक था उसमें काफी बुलिशनेस दिखाई, और वही मंथ ईयर एंड की जो क्रेजीनेस है उसके अंदर इसने काफी ज्यादा मूवमेंट दोनों तरफ की, और इसमें इसने इस लेवल से बहुत अच्छा सपोर्ट लिया 4280 वाले। ठीक है। और लेकिन उसके कमिंग वीक में ही इसने फिर एक अच्छी कैंडल और अपसाइड पे क्लोज कर दी और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास लिया उसको आई। ठीक है। जो चीज ये ही अभी आइडेंटिफाई कर रही है कि इसमें फर्दर बुलिशनेस आने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं तो ये चार्ट मैंने हालांकि काफी पहले बनाया था, लेकिन इसके जो लेवल्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। स्पेशली गोल्ड पे फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत अच्छा काम करती है, और आप में से कुछ लोग मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं, उन्होंने इसको प्ले भी करके देखा तो उनको अंदाजा है कि ये कितना अच्छा काम करती है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ईयर एंड के ऊपर जो अक्सर क्रेजीनेस आती है वो मार्केट में आई, लेकिन बायर्स फॉरेन स्टेप इन उन्होंने किया और बहुत तेजी से मार्केट वापस गई। ठीक है। अगर आप करंटली देखेंगे तो इवन ये जो डेली की कैंडल क्लोज हुई है वो रेजिस्टेंस, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी उन लेवल्स के ऊपर क्लोज हुई। इवन अगर यहाँ पे भी आप देखें तो ऊपर क्लोज हुई है, और एक ये डेली पे बहुत अच्छा हैमर भी बना था। ठीक है। जो कि आपको एक आइडिया दे रहा था कि भाई कि अगर ये अगले हफ्ते जब कैंडल ओपन होगी, फर्स्ट डे मंडे ट्यूसडे जो भी यहाँ पे बन रहा होगा पिछले हफ्ते का, तो उसमें जो है अगर बुलिशनेस आती है तो उसमें चांस था कि मार्केट ऊपर जाए, जो कि गई मार्केट ऊपर। और फंडामेंटल के डेटा ने भी इसको सपोर्ट किया, क्योंकि जो भी लेबर मार्केट का डाटा इस वक्त आ रहा है वो ज्यादातर गोल्ड उसको पॉजिटिव साइन ही ले रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो फेडरल रिजर्व का ड्यूल मैंडेट है फंडामेंटल्स को लेके, उसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक इंटरेस्ट रेट और एक जॉब मार्केट। और इस वक्त उनका फोकस जॉब मार्केट की तरफ ज्यादा है, इन्फ्लेशन की तरफ इतना ज्यादा नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट्स वो जो डिडक्ट कम या ज्यादा करते हैं वो इन्फ्लेशन या जॉब मार्केट के बेस पे करते हैं। इस वक्त उनकी सारी नज़र जॉब मार्केट की तरफ है, जो कि आपको पता है लास्ट फ्राइडे एनएफपी का डाटा आया, उस पे मार्केट ने पहले थोड़ा सा नीचे आई और उसके बाद फिर एकदम उसने ऊपर गई, और वीक का एंड उसने काफी स्ट्रॉन्ग की। तो मैं इसको अभी तो एटलीस्ट ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करता हुआ देख रहा हूँ कि एटलीस्ट ये यहाँ पे जाए। अदरवाइज आपके पास दूसरा सिनेरियो ये है कि या तो ये यहाँ से अगर वापस आता है किसी मेजर सपोर्ट पे होल्ड नहीं करता, तो ये डाउन टर्न का जो है उसका शिकार हो। लेकिन इस वक्त कोई मुझे इसमें ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन मंडे की ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज रात को मार्केट ओपन होगी। आप लोगों में से काफी लोग लंदन और यूएस सेशन ट्रेड करते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैं एशियन सेशन ट्रेड करता हूँ, और उस एशियन में गोल्ड सबसे ज्यादा मूव करता है, और उसमें आपको सबसे ज्यादा क्लीन मूव्स मिलती हैं। तो वी विल सी टुनाइट व्हाट हैपेंस। लेकिन मेरे हिसाब से इसको एटलीस्ट ऑल टाइम हाई फर्स्ट टाइम टैप करना चाहिए, देन वी विल सी कि व्हाट हैपेंस फ्रॉम देयर। ठीक है। तो टेक्निकल साइड में इसमें काफी सारे लेवल ऑलरेडी प्ले हो चुके हैं। हम लोग ग्रुप में ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस करते रहते हैं, और मैंने इस लेवल्स पे कहा भी था बाइंग का। बल्कि मेरी अपनी खुद 4300 से एक पोजीशन अभी तक चल रही। तो इन लेवल्स ने बहुत अच्छा प्ले किया है, हमारे काफी सारे लोगों ने ग्रुप में इस कैप मूव को कैप्चर भी किया, प्रॉफ फर्म के अकाउंट्स पास किए हैं, पे आउट्स लिए हैं उसके ऊपर। और काफी ज्यादा हम लोगों ने इस मूव से बेनिफिट उठाया। ठीक है। तो वी विल सी ऑल टाइम हाई टैप करने के बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है और यहाँ रीटेस्ट करता है, फिर तो हम कंटिन्यूएशन देखेंगे। अदरवाइज वी विल सी शॉर्ट टर्म के थोड़ी सी इसमें रिट्रेसमेंट आए, और गोल्ड मार्केट में जितनी अच्छी रिट्रेसमेंट आएगी हमें उतनी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांस हैं, एंड वी विल सी इन द कमिंग वीक। दूसरी चीज इसके ऊपर जाने की एक वजह और ये भी है, जो आपको पता है रिसेंटली
जियो पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं, जिसमें वेनेजुएला वाला इवेंट हुआ था, तो लास्ट मंडे को बहुत ऊपर मार्केट गैप अप हुई थी, और उसको उस टाइम वो फेल करने आई भी नहीं, उस दिन फौरन सीधी ऊपर निकल गई थी। तो हम इस वीक देखते हैं कि यूएस की कोई इस तरह की जियो पॉलिटिकल न्यूज अगर आ जाती है और कोई स्ट्रांग चीज आती है, तो हो सकता है ये यहाँ से सीधा ही चला जाए। अदरवाइज थोड़ी सी करेक्शन लेके इसको कंटिन्यूएशन देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। थोड़ा सा हम अब थोड़ा सा फंडामेंटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप सब लोग को आइडिया भी है कि मैं टेक्निकल के लेवल्स सिर्फ एंट्री और बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए देखता हूँ, लेकिन उसका जो सपोर्टिंग डाटा होता है वो मैं फंडामेंटल से ड्राइव करता हूँ। हम थोड़ा सा फंडामेंटल का आज टच लेते हैं। ठीक है। तो हम पहले गोल्ड के फंडामेंटल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो इस पे हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीजें जो हैं वो हेल्प कर रही हैं बाय या सेल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, गोल्ड का हम पहले डाटा देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखें, ये एक सारे फंडामेंटल डाटे की समरी है, जो जो न्यूज़ अभी तक आ चुकी हैं, जो जो डाटा एफओएमसी वाला और जो इधर उधर का बाकी डाटा होता है, सीओटी का डाटा और ऑप्शंस मार्केट्स का डाटा, सब की ये एक समरी, सीजनैलिटी का डाटा। इसमें अगर आप देखेंगे गोल्ड के अंदर इस वक्त सीओटी के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। उसके रीजन आपको पता है, जो यूएस का दिसंबर में जो शटडाउन था गवर्नमेंट का, उसकी वजह से डाटा अभी तक आ रहा था, और मेरा ख्याल है अभी दे ऑलमोस्ट कैच इट अप, और अभी तक जो है मे बी 1 वीक उसमें शॉर्ट हो। अदरवाइज गोल्ड की मार्केट के हिसाब से उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट्स ऐड नहीं हुई, जिसकी वजह से वो डाटा अभी तक न्यूट्रल है। रिटेल सेंटीमेंट का डाटा भी न्यूट्रल है। ठीक है। सीजनैलिटी पॉजिटिव है इसके लिए, ट्रेंड इसका बुलिश है, तो वो पॉजिटिव है। जीडीपी का जो डाटा आया था यूएस का, वो इसके लिए नेगेटिव था, क्योंकि मिड 2025 के बाद जो है, यानी कि जून के बाद से जीडीपी बहुत स्ट्रांग है यूएस की, और ईयर एंड तक वो स्ट्रांग रही है, और उसका ब्रेक डाउन आपको अगली स्लाइड्स में नजर भी आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इसकी फेवर में आई है। इसके लिए हमेशा ये बात आप थोड़ी सी जहन में रख के चलें, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये गोल्ड की फेवर में इस वजह से भी आती है कि यूएस जो है वो सर्विस इंडस्ट्री, तो वहाँ पे सर्विसेज पीएमआई हमारे अगेंस्ट आने के, गोल्ड के सिनेरियो में अगेंस्ट आने के चांस ज़्यादा हैं कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। रिटेल सेल्स भी इसकी फेवर में आई है, इसका मतलब है कि उसके डॉलर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया होगा। इन्फ्लेशन भी इसके उसमें आई है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होना शुरू हुई है, तो उन्होंने रेट कट्स और इन चीज़ों को भी साथ देखना शुरू किया। ठीक है। अच्छा, आप सीओटी का डाटा अगर आप देखेंगे, तो सीओटी के अंदर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप इंस्टीट्यूशनल मनी को देखेंगे, तो वो ऑलरेडी एक्सट्रीमली बुलिश हैं, जिसकी वजह से हम 500 प्लस 400 प्लस डॉलर्स के राइट्स गोल्ड में देख रहे हैं, और बहुत कम रेशो रह गई है शॉर्ट पोजीशंस की। ये किसी टाइम में 25-30 प्लस होती थी, जो कि अब 14-15% के करीब आ गई। ठीक है। वीक ऑन वीक का चेंज अगर आप देखेंगे सीओटी का, तो सिर्फ 0.13 नेगेटिव चेंज हुआ है, जो कि कुछ भी नहीं है, इससे इतना ज्यादा मार्केट को इम्पेक्ट नहीं आया। अच्छा, अगर आप इसके अंदर, लेकिन अब जो चीजें गोल्ड की फेवर में नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जीडीपी का नंबर बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है यूएस में, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है गोल्ड की मार्केट के ऊपर। ठीक है। बाकी ये जितने भी मैट्रिक्स हैं, इनको हम फर्दर अगले स्लाइड्स में देखेंगे। हाउएवर हमारा ज़्यादा फोकस लेबर मार्केट के डाटे पे रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फेडरल रिजर्व का इस वक्त ज़्यादा फोकस लेबर मार्केट के ऊपर है, कि जॉब मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही। ठीक है। ये एक रिटेल सेंटीमेंट का अगर हम छोटा सा एक इसमें पॉइंट देखें, ये यूजुअली कंट्रेरियन सिग्नल होता है, यानी कि हमने इसको हमेशा रिवर्स में देखना होता है। रिटेल ट्रेडर्स यानी हम लोग जब भी मार्केट में किसी एक डायरेक्शन में बैठते हैं, वो यूजुअली इंस्टीट्यूशंस के ऑपोजिट ही होती है। तो अगर गोल्ड में 58% लोग इस टाइम बुलिश हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि गोल्ड इसके ऑपोजिट मूव कर रहा होता है। लेकिन बड़े अरसे बाद मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल सेंटीमेंट ऑलमोस्ट
ऑन पार है, ठीक है। लेकिन वी विल सी इन द कमिंग वीक्स कि व्हाट हैपन्स, कोस क्योंकि न्यू ईयर अभी स्टार्ट हुआ है, क्रिसमस के बाद अभी मार्केट्स ओपन हुई हैं और अभी तक वो वॉल्यूम्स मार्केट में नहीं आए जिसके बेस पे हम कोई अच्छा लॉन्ग टर्म का डिसीजन ले सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे हमने सीओडी का डाटा वहां पे भी देखा था, उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन हम देख लेते हैं। जो लास्ट डाटा मेरे पास अपडेट हुआ था उसमें हमने देखा था कि लॉन्ग की थोड़ी बहुत पोजीशन इन्होंने क्लोज की हैं यहाँ पे 1157 की, विच इज नॉट अ बिग अमाउंट, और 2384 की शॉर्ट्स ऐड हुई हैं। तो कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से आपने देखा भी कि इसको गोल्ड के फंडामेंटल्स की समरी में ये न्यूट्रल आ रहा था। और इसकी रीजन यही है कि जैसे हमने बताया कि न्यू ईयर के बाद अब मार्केट ओपन हो रही है, तो अभी कोई इतनी ज्यादा मार्केट में आपको मूवमेंट नजर नहीं आ रही, जो कि मार्केट स्टिमुलस होना शुरू हो जाएगी लाइक 10-15 डेज के अंदर, वी विल सी, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसी डेटे के ब्रेकडाउन में जाते हैं, ये रफली 1 ईयर का डाटा होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये जो येलो लाइन जा रही है, इसमें ग्रेजुअली इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस बढ़ा रही हैं। तो ये चीज उन लोगों के लिए भी है जो हर वक्त गोल्ड पे बेरिश रहते हैं और उनका बस जोर होता है कि यार हम गोल्ड को सेल कर दें। तो उनके लिए भी ये चीज है कि वो इस चीज को नोट करें कि इंस्टीट्यूशंस को जो मौका मिल रहा है उसको बाय कर रही हैं, और वो मार्केट को मूव कर रही हैं, रिटेल ट्रेडर्स नहीं कर रहे। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए गोल्ड मार्केट के अंदर, तो आपको इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे ही काम करना पड़ेगा, जिन अगर वो बाय कर रहे हैं तो आपको बाय साइड को देखना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ऑल टाइम हाई पे बाइंग शुरू कर दें, ऑलवेज बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी जो है वो काफी सूटेबल रहती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि बड़ा ग्रेजुअली उन्होंने पहले प्रॉफिट टेकिंग की और उसके बाद बड़ा उन्होंने स्लोली अपनी पोजीशन दोबारा बिल्ड करनी शुरू कर दी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम गोल्ड का सीजनल्स का डाटा देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ये लास्ट 10 ईयर्स की एवरेज, ठीक है। इन लास्ट 10 ईयर्स में जनवरी यूजली काफी बुलिश होता है, यानी लास्ट 10 ईयर्स में 2.5 की एवरेज रही है गोल्ड की पॉजिटिव होने की, और जो ये करंट नंबर दिखा रहा है इसका मतलब है अभी इससे भी ज्यादा बुलिश रहा है गोल्ड। और वो आपके सामने हमने पहले अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जियो पॉलिटिक्स भी है और बीच में रेट कट्स भी हुए हैं जिसकी वजह से गोल्ड को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वो मिली है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक सिनेरियो बिल्डिंग टेस्ट करना शुरू किया है गोल्ड के ऊपर, वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस इन फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, इसमें ये बताया जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे में गोल्ड कितनी दफा जो है वो अ, कितनी दफा जो है वो गिरा है 3% से ज्यादा, ठीक है। कितनी दफा 5% से ज्यादा, ठीक है। इस तरह बढ़ा कितनी दफा 3% से ज्यादा। तो इसके अंदर कुछ हमने स्टेटिस्टिक्स प्रीवियस हिस्ट्री को एनालाइज करने की कोशिश की है कि अगर यही पैटर्न रहे गोल्ड का, तो हमें किस तरह हम इस लॉन्ग ये जो बड़ी बड़ी मूव्स आ रही हैं $200 $300, इनको हम किस तरह कैप्चर कर सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो बिल्डिंग का एक नई चीज मैंने टेस्ट करना शुरू की है, और जिसमें आप देखें 12 मंथ का एवरेज रिटर्न, इवन गोल्ड अगर एक दिन में 3% भी बढ़ता है तो 12 मंथ का एवरेज रिटर्न आ रहा है 13%। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो लोग प्रॉप फर्म की ट्रेडिंग करते हैं, और या जिनके पास लार्ज कैपिटल है लाइव अकाउंट्स में, तो वो लोग अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग इस एनालिसिस को देख के कर सकते हैं। वी विल इम्प्रूव इन इनटू द फ्यूचर वीक्स और मंथ्स, तो फिर हम देखेंगे कि ये डाटा कितना हेल्पफुल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा यूएस डॉलर। अब यूएस डॉलर के आपको पता है कि डेटास जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू, क्योंकि गोल्ड जो है वो कमोडिटी की मार्केट भी डॉलर के अगेंस्ट ही ट्रेड हो रही है, तो हमें डॉलर की फंडामेंटल डेटे को देख के अपने आप की पोजीशनिंग्स एडजस्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप यूएस की ओवरऑल इकोनॉमिक्स का डाटा देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जीडीपी जो है वो बहुत अच्छी इस टाइम जो है ना यूएस की हुई हुई, और वो
पिछले साल के मिड से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे अभी भी जो रीसेंट जीडीपी का नंबर आया है 23 दिसंबर को, वो फोरकास्ट से अच्छा खासा ऊपर आया है। और इस चीज ने काफी ज्यादा प्रेशर डाला होगा गोल्ड की मार्केट पे भी, और जो भी पेयर्स यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड होते हैं, जिसमें आपने रिसेंटली देखा होगा पाउंड डॉलर और यूरो डॉलर पे काफी ज्यादा बेरिश प्रेशर भी रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की पीएमआईज देखें, ठीक है, वो थोड़ी सी बेरिश रही हैं, और उसकी मैंने आपको वजह भी बताई है कि यूएस सर्विस इकोनॉमी, और वहाँ पे सर्विसेज हमेशा ज़्यादा अच्छा ग्रो करती हैं। आपकी जितनी भी एप्पल, amazon और ये फेसबुक, ये जितनी कंपनी थी, ये सब सर्विसेज के बिजनेस। ठीक है। मेगा सेवन में ये इनका नाम आता है। ठीक है। और नैस्डैक और डाउ और इन सारे इंडाइसेस में इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रेशो है। इसकी वजह यही है कि सर्विसेज का डाटा जब भी आता है वो ज़्यादातर डॉलर की फेवर में आता है, क्योंकि यूएस जो है एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। अच्छा, रिटेल सेल्स का डाटा इसका इतना अच्छा नहीं आया, इसने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है यूएस डॉलर पे। सीपीआई का नंबर भी बस दरमियाना ही सा था, लेकिन फिर भी अब जाके जो है ना उसके अंदर सिग्निफिकेंट फर्क आना शुरू हो गया। पीपीआई का नंबर जो है देखें वो न्यूट्रल आया। ठीक है। परचेजिंग प्राइस इंडेक्स जो है इनका, वो न्यूट्रल है। ठीक है। कोर पीसी का नंबर जो है वो इतना खास नहीं आया। उसका इम्पैक्ट आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने तो उसको बुलिश कंसिडर किया, लेकिन एज ए करेंसी उस पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा जो हमने पहले बात की थी कि लेबर मार्केट का डाटा, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फेडरल रिजर्व इस वक्त लेबर मार्केट पे ज्यादा फोकस्ड है कंपेयर टू इन्फ्लेशन। ठीक है। ये बाकी चीजें इन्फ्लेशन को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हिट कर रही हैं, लेकिन ये नीचे जितना डाटा है ये सारा लेबर मार्केट का डाटा है, यानी जॉब से रिलेटेड डाटा। ठीक है। वेज ग्रोथ आप ईयर ऑन ईयर देखें तो वो यूएस में इम्प्रूव हुआ है। ठीक है। इसका मतलब है कि लोगों की सैलरीज बढ़ी हैं। अच्छा, इनडायरेक्टली ये इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट करेगी, जाहिर बात है लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम इम्प्रूव होगी तो वो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट करेगी, लेकिन इसने ओवरऑल डॉलर को सपोर्ट किया। अच्छा, उसके बाद आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, वो ना होने के बराबर कम हुआ। जो उन्होंने फोरकास्ट किया था, जो उनका प्रीवियस बेंचमार्क था, उससे स्लाइटली वो नीचे आया, लेकिन उसका कोई इतना खास इम्पैक्ट आया नहीं। इस वजह से है तो ये बुलिश सिनेरियो ही, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बुलिश सिनेरियो नहीं। ठीक है। अच्छा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स को हम देख लेते हैं। ये वो क्लेम्स होते हैं कि जिन लोगों की जॉब्स नहीं होती और वो गवर्नमेंट से जो है वो एक सपोर्ट का जो उनको चेक मिलता है स्टिमुलस का, वो जॉबलेस क्लेम्स। अब उन जॉबलेस क्लेम्स में आप देखें वो बढ़ रहे हैं। ठीक है। वो इंक्रीज हो रहे हैं। उसकी रीजन यही है कि जॉब मार्केट इस वक्त यूएस में बड़ी बुरी सिचुएशन में है। इतनी अच्छी जॉब मार्केट नहीं है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ रहे हैं, यानी कि ज्यादातर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की सपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, जो कि डॉलर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। ठीक है। जोर्स जॉब ओपनिंग, ये चीज आपको ये बताती है कि कितनी जॉब्स मार्केट में एडवर्टाइज हुई, हायरिंग कितनी हुई, फायरिंग कितनी हुई, कितने लोग ले ऑफ हुए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब है कि एक तरफ नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही और ऊपर से दूसरी तरफ लोगों को इतने बुरे तरीके से नहीं निकाला जा रहा, लेकिन स्लाइटली प्रेशर है इसके ऊपर कि रिडंडेंसीज जो हैं थोड़ी बहुत हैं। ठीक है। ये एडीपी का नंबर जो है, ये एडवांस जॉब्स का डाटा, इसका भी यही चक्कर है कि ये भी दिन ब दिन कम हो रहा है नंबर। इवन फोरकास्ट से ही अच्छा खासा नीचे आया है। गोल्ड की रीसेंट रैली में इस नंबर का भी एक बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। पहले दौर में इसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं हुआ करता था, बट अब ये नंबर काफी ज्यादा इम्पैक्ट करने लग गया, और इस दफा इसमें डिफरेंस भी काफी ज्यादा है। अच्छा, आप लोगों को पता है लास्ट फ्राइडे एनएफपी का डाटा आया है, और जो कि फोरकास्ट से काफी नीचे है। ठीक है। तो वो फोरकास्ट से काफी नीचे आया है, मतलब 66 के जॉब्स होनी चाहिए थी आपके पास, और आपने 50,000 जॉब सिर्फ क्रिएट की। नॉन फार्म पेरोल का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर को छोड़ के जो भी जॉब्स हैं मार्केट। ठीक है। अच्छा, अब हम जीडीपी की बात, इसको इन्हीं मैट्रिक्स को इंडिविजुअली थोड़ा सा देख लेते हैं। जीडीपी का नंबर आपको, जैसे मैंने
इस सेशन के स्टार्ट में ही बताया था कि यूएस इकोनॉमी पिछले साल के दरमियान से बहुत स्ट्रांग होती जा रही। और आप देखें कितनी कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको नजर आ रही है, 3%, 3.3, 3.8, 4%। मानी ईयर एंड तक ये लोग अच्छा खासा ऑलमोस्ट 1.3% ग्रोथ कर चुके थे, अगर हम सिर्फ मूवमेंट की बात करें। जबकि उससे पिछले क्वार्टर में ही मार्केट इनकी जीडीपी काफी डाउन थी। ठीक है। अच्छा, पीएमआई सर्विसेज का डाटा हम अगर देखें, ठीक है, पीएमआई सर्विसेज के ऊपर हम जाते हैं वापस। ओके, पीएमआई सर्विसेज का डाटा अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएस जो है वो एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। और उसमें आप देखें बड़ा स्टेबल किस्म की इसकी ग्रोथ रही है। मतलब अगर डिप भी आया तो बहुत ज़्यादा डिप नहीं आया ओवर द मंथ्स। और स्लाइटली अभी जनवरी में वो इम्प्रूव हुई। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये डॉलर के लिए पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आप देखें तो उसके अंदर स्लाइटली डिक्लाइन आया है। ठीक है। और कंसिस्टेंट डिक्लाइन है लास्ट क्वार्टर फोर से अब तक। ये कंसिस्टेंटली मार्केट नीचे आ रही है, इनका जो पीएमआई का डाटा। ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस देख लेते हैं, यूएस में लोगों का क्या कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर का मार्केट को लेके। और ये आप देखें तो ये पिछले साल से दिन ब दिन नीचे ही आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये कि पीपल आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द मार्केट। ठीक है, ये चीज़ भी नेगेटिव रहेगी डॉलर के लिए। ठीक है। अच्छा, ले एनएफपी का डाटा अगर हम देख लेते हैं, अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में एनएफपी काफ़ी इम्प्रूव्ड होती थी, काफ़ी सारी जॉब्स यूएस में निकला करती थी। और स्लोली ये नंबर नीचे आना शुरू हो गया, और एक पर्टिकुलर मंथ में तो ये नंबर इतना नीचे था कि सब लोग पैनिक में आ गए थे। यानी यूएस में एक पैनिक वाला सेंटीमेंट क्रिएट होता था कि भाई सिर्फ 22,000 जॉब्स निकली। लेकिन उससे कमिंग मंथ में इन्होंने इसको रिवाइज किया कुछ मैट्रिक्स को, तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, जिसमें मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट से की होंगी। नहीं तो एक महीने में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता। और जनवरी में आके जो लास्ट एनएफपी आई है, दैट वाज ऑन फ्राइडे, वो आप देखें फिर ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा का फर्क आ गया इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसमें इसी नंबर का कंपैरिजन देखें, यानी कि कितना नेगेटिव रहा है, तो ऑलमोस्ट इन्होंने इस तरह किसी मंथ बहुत ज्यादा जॉब ज्यादा या कम हो रही, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये डाटा एडजस्ट कर रहे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं डाटा को। अच्छा, अब एक फोरकास्ट के अगेंस्ट इनके ये नंबर्स, लास्ट नंबर को देखें 16,000 नेगेटिव, जो कि डॉलर के लिए एक बेरिश सिग्नल होगा। ठीक है। एडीपी का नंबर थोड़ा सा इनका बेहतर आया, लेकिन जो मेजर एनएफपी का नंबर है वो डॉलर की फेवर में नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद है ना, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देखते हैं, इनकी अनएम्प्लॉयमेंट पहले काफी अरसे स्टेबल रही 2025 में। साल के शुरू में थोड़ा सा उसने डिप लिया, देन इट कम बैक टू नॉर्मल। ठीक है। और ग्रेजुअली जो है अनएम्प्लॉयमेंट इनकी फिर बढ़ना शुरू हो गई, विच इज अ बेरिश सिग्नल फॉर डॉलर। अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि डॉलर के अगेंस्ट बाकी पेयर्स जो हैं वो ऊपर जा रहे होंगे। और इसकी वजह, एक रीज़न ये भी हो सकती है कि एआई की वजह से जो डाटा ऑटोमेशन और जो सर चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी बेसिक टाइप की जॉब्स भी मार्केट में से कम हुई हैं। वो भी एक इसकी रीज़न हो सकती है। अच्छा, उस चीज़ का काउंटर इम्पैक्ट जो इसका अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो उसको पॉजिटिवली स्टॉक मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया। यानी एआई का जो डाटा आया उसकी वजह से एनवीडिया और उससे रिलेटेड टेक स्टॉक्स, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की। तो ये चीज़ वहां से एडजस्ट हुई होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। इसकी वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा पिछले मंथ्स में डीएक्सवाई में बहुत बड़े बड़े डिप्स देखे होंगे। ठीक है। दिसंबर में आप देखें इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट। ठीक है। जो कि जनवरी में आके फिर एज जो प्रीवियस मंथ्स में चल रहा था। लेकिन कहने का मतलब ये कि ओवरऑल फ्रॉम जुलाई टिल डेट, जैसे इनकी जीडीपी ने बहुत अच्छा ग्रो किया, लेकिन जॉब मार्केट उतनी ही नेगेटिव जा रही, जिसमें एक रीजन ये भी हो सकती है कि चीजें ऑटोमेशन की तरफ जा रही। ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज का आपको इम्पैक्ट डायरेक्ट नजर आएगा जॉबलेस क्लेम्स।
ठीक है, अगर हम उसी स्लाइड पे वापस जाते हैं, अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इसका मतलब है जॉबलेस क्लेम भी आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। और जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इम्प्रूव होगी, क्लेम्स भी कम होते जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट की सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है। अच्छा, जोल्स का डाटा भी अगर हम देख लेते हैं, और इसके अंदर ये भी जॉब मार्केट का डाटा ही होता है। ठीक है। और इसके अंदर भी काफ़ी सारा चीज़ें हायरिंग फायरिंग से रिलेटेड डिटेल आ रही होती है, जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फेडरल रिजर्व की वेबसाइट में मिल जाएगी। ठीक है। इस फॉर्म में नहीं मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी। तो इसमें भी आप देखें तो ये नंबर फिर भी स्टेबल रहा है ओवर द ईयर। और अब आके जो है ना, इसमें थोड़ी सी कमी आ गई। ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है ना, कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो डॉलर पे उन्होंने बुलिश इम्पैक्ट डाला है, कुछ ने बेरिश इम्पैक्ट डाला है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में चीजें काफी मिक्स आ रही हैं, तभी हमने टेक्निकल्स में भी देखा है कि डॉलर मुझे शॉर्ट टर्म में ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे देखेंगे, और डाटा डिपेंडेंट जैसे फेड होती है, हम भी उसी डाटे पे डिपेंडेंट है कि भाई वो डाटा आएगा तो हम अगले फंडामेंटल्स एनालाइज कर सकेंगे कि जो DXY वो किस तरफ जाएगा। क्योंकि हमें इसके अगेंस्ट अगर कोई करेंसी ट्रेड करनी है या इवन गोल्ड को भी ट्रेड करना है, तो DXY को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अगर आप वेजेस की बात करें, आवरली अर्निंग्स की बात करें यूएस में, तो वो देखें वो फेयरली स्टेबल रही हैं ओवर द ईयर। पिछले साल भी स्टेबल रही हैं, और न्यू ईयर में भी वो ऑलमोस्ट जो लास्ट क्वार्टर वाली वेजेस का नंबर था वहां पे ही नंबर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल लेबर मार्केट में वेजेस जो हैं वो स्टेबल। ठीक है। इम्प्रूव नहीं हो रही तो डिक्रीज भी नहीं हो रही। ठीक है। तो इस काइंड ऑफ अ न्यूट्रल सिग्नल। ठीक है। जो चीज इसके लिए अभी तक डॉलर में पॉजिटिव रही है वो GDP का नंबर था, लेकिन जो थोड़ा सा वरीसम नंबर था वो NFP का नंबर था। तो इस दफा NFP का नंबर जो है वो डॉलर के अगेंस्ट आया, लेकिन कुछ चीजें उसके फेवर में आ गई। तो ये जो लास्ट लेबर मार्केट का डाटा आया है, ये एक तरह का मिक्स डाटा था। तो वी विल सी अगले मंथ में जो डाटा आना शुरू होता है, कुछ चीजें कमिंग वीक में भी आनी होंगी, तो उसमें हम देखेंगे कि वो डॉलर पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। बाकी बस मेरी तरफ से यही था। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाकी सुफियान, आपका कुछ है तो बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक वाइंड अप करते हैं, मीटिंग का टाइम भी है तो। ठीक है, चलें। ओके। थैंक यू एवरीवन।